बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलाना, पितल बनाई सोना बड़ सामुलाना। मैं थे ते ढोल मेरा वाते, मैं समा ढोले दी बहते, मेरे अवे माया कोई विकण मुलोकाया, इंज बर्बाद की वे मैं कूड़े खणी लोकाया। पालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलाना, पितल बड़ाई सोना बड़ सामुलाना। अस्सलाम वालेकुम लाला। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? सारे हमने कहा कि आपके देखने वालों को ना आपकी ईदी से ही हम आगाज करें अपने बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। का। आप सलामत रहें, देखने वाले सलामत रहें। कैसी है तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ। बेहतर है। आपकी फिजियोथेरेपी चल रही है? जी। अच्छा लाला, ये बताएं, आपने बचपन का ज़माना, फिर नौजवानी, गुमनामी का ज़माना था, एक उस टाइम की ईद थी, फिर अल्लाह ताला ने आपको शोहरत दी, माशाल्लाह से आप एक लिविंग लेजेंड हैं। बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंट नहीं। कोई डिफरेंस नहीं है। ईद तो खुशी का मौका होता है, तो अपनी बिसात के मुताबिक इंसान खुशी मनाता है। सो हम भी मनाते थे उस वक्त, और अब भी वैसे ही? हालांकि कहते हैं पहला दौर ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, मैंने मोस्टली जिन लोगों से भी पूछा ना ये सवाल, तो ये कहते हैं पहला दौर बड़ा अच्छा था, बचपन की ईद की तो बात ही कोई और होती थी। अब तो वो वक्त ही नहीं रहा, वो ज़माना ही नहीं रहा। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि उनका दौर बहुत अच्छा था। हम कहते हैं हमारा दौर बहुत अच्छा है, अगले वाले कहेंगे हम कहते हैं हमारा दौर अच्छा था। सही। हाँ यही है। तो ये बताएं, फिर जानवर आप खुद लेने जाते हैं, शौक है या किस तरह से करते हैं आप? हाँ, पहले खुद लेता था, अब बच्चे ले आते हैं बस। अच्छा, तो उनको क्या खातिर मदारत उनकी करना, एक्साइटेड होते हैं हाँ, बच्चे? पहले काफ़ी अर्सा पहले ले लेते हैं हम, कुछ 4-6 महीने पहले ले लेते थे, फिर घर में उनकी खातिर मदारत करते हैं अपने फार्म हाउस पे। आप ईद मियाँ वाली में ईसा खेल में ही मनाते हैं? हाँ, ईसा खेल अपनों के साथ वहीं पे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो अभी तो आज तो आपकी ये ईद हमारे साथ है और हमारे आपके चाहने वालों के साथ है। यूजुअली ईद पे आपकी क्या मसरूफियत रहती है गोश्त बस के अलावा? अभी तो रुका हुआ है, अब आप से फारिग हो के मैं सीधा ईसा खेल जाऊंगा। अच्छा, और वहाँ जाके फिर ईद की खुशी मनाएंगे इंशाल्लाह। सही। और ईसा खेल के हालात बताएं, ईसा खेल में थोड़ा बताएं अपने बचपन का कि कैसा वक्त रहा अतौला ईसा खेलवी बनने से पहले। ईसा खेल पसमानदा इलाका है, पंजाब की आखिरी तहसील है, बॉर्डर पे हैं हमारे साथ ही फिर KPK शुरू हो जाते हैं, तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई अभी तक ईसा खेल में। कोई बेहतरी नहीं आई? वैसे का वैसे। सही। किसके साथ ज़्यादा करीब थे? अपने वालिद साहब के साथ, वालदा के साथ, किसके साथ ज़्यादा करीब ताल्लुक था आपका? अम्मा के करीब था, क्योंकि वालिद तो बहुत सख्त थे मेरे, मिजाजन बहुत सख्त थे, जिस तरह ट्राइबल पठान होते हैं। आई कैन रिलेट लाला, मतलब उनसे बात करने के लिए कई दिन तैयारी करनी पड़ती थी। अच्छा, तो फिर बाद में आपने जैसे कहा कि अक्सर हम आपके इंटरव्यूज़ में भी हमने देखा कि किस तरह से आप गायकी में आए और किस तरह से फिर वालिद साहब की आपको नाराज़गी बर्दाश्त करना पड़ी। नहीं, वो तो सख्त मुखालिफ थे, अल्लाह गरी के रहमत करे आखिरी वक्त तक। लेकिन अम्मा हुजूर बताती थी कि वो तुम मेरी गैरहाज़िरी में सुनते हैं। सुनते थे? सुनते। अच्छा, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं किया कभी? नहीं, मेरे सामने कभी नहीं सुना। ठीक। मैं अगर घर में इकट्ठे होते थे तो TV पे मेरा प्रोग्राम आता था तो वो उठ जाते थे। अच्छा, सबके सामने नाराज़गी फील करते थे, बाकायदा दिखाते थे। ठीक, तो अब क्या कोई मुलाकात ना हो सकी बाद में जब आपने घर छोड़ा अपने वालिद साहब के साथ? नहीं, फिर कुछ दिनों कुछ अरसे के बाद फिर मुलाकातें होती थी। उनका अपना स्टाइल था, अपना मिजाज था, वो आखिर दम तक वैसे ही रहा, लेकिन मुलाकातें तो होती रहती।
सो गायकी ही एक वजह बनी थी घर छोड़ने की? हाँ, गायक और क्या। अच्छा तो फिर वो टाइम भी बताइए ना जब आप ट्रक भी चलाते थे और घर से निकल गए। जाहिर है मेहनत फिर करनी थी। जिंदा रहने के लिए सरवाइव तो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। उस वक्त मैं गायक तो था नहीं, हाँ, गाने का शौक था सिर्फ। तो जब तक गायक नहीं बना उस वक्त तक कुछ जो काम मिला वो करता रहा, टैक्सी चलाता रहा। वालिद साहब को वैसे कैसे पता चला था आपके गायक बनने का कि ये गाने गाता है इस बस वो बताने वाले बता देते कि वो छुप छुप के गा रहा है ना। अच्छा, आप बाकायदा किसी महफिल में जाते थे या वैसे ही? नहीं, महफिल तो बहुत बाद में शुरू हुई, और वो भी महफिल होती थी दोस्तों की। अच्छा। डेली किसी न किसी बहाने से किसी न किसी जगह पे जाके तो वो गाना वाना मैं गाता था और वो सुनते थे। 8, 10, 15 लोग होते थे जो मेरे लंगोटिए कह लो थे, तो उनके साथ शामें गुजरती थी, अच्छी गुजरती। अच्छा ठीक, तो फिर जब आपकी वालदा का रोल क्या कैसा रहा? माँ तो बहुत शफीक होती है, सबकी माँ शफीक होती हैं। मेरी माँ भी बहुत शफीक थी और उन्होंने मुझे अपने सपोर्ट किया जो फुल? उनको खर्चा मिलता था अच्छा। तो उसमें से कुछ ना कुछ बचा बचा के फिर मुझे इकट्ठे करके दिए। हाँ, फिर मैंने हारमोनियम खरीद लिया। अच्छा, वालिद से छुप कर? नहीं, उनको तो बड़ी देर तक मैंने पता ही नहीं चलने दिया ना कि मैं हारमोनियम, ये तो पता था ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि इसने हारमोनियम खरीद लिया। तो उस पे लगा रहा। वो किसी से सीखने भी उस दौर में मैं जुर्रत नहीं कर सकता था क्योंकि बात छुपती तो नहीं है। जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने सख्त मुखालफत करनी। सो लगा रहा, अल्लाह का करम हुआ। मैं अभी भी मैं ABC नहीं जानता म्यूज़िक की, तो फोक में मैंने फिर अपना काम करता रहा और अपना नाम बनाया। बाकायदा ट्रेनिंग नहीं थी, बस जो अल्लाह ने दिया टैलेंट। हाँ, बेशक। तो ये कब रियलाइज़ हुआ था कि मेरे अंदर एक सिंगर बसता है और इसको मैंने उजागर करना है? ये कब? ये मेरे एक उस्ताद थे जो ईसा खेल में अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे, क्लास टीचर थे। अच्छा। तो जुम्मे के दिन एक बज़्म अदब का पीरियड होता था। तो एक दफ़ा उन्होंने कहा कि आज सब बच्चे कुछ ना कुछ सुनाएंगे। तो हर बच्चे ने अपनी पसंद से, किसी ने लतीफ़ा सुनाया, किसी ने पहेली सुनाई, किसी ने कहानी सुनाई। मेरी बारी आई तो कहा ताउल्ला आप क्या सुनाओगे? उस दौर में सलीम रज़ा का एक गाना बहुत मशहूर था। मैंने कहा जी जान की अमान पाऊँ तो गाना आपसे। उन्हें भी गाने का बहुत शौक। अच्छा। तो उन्होंने कहा ज़रूर सुनाओ। फिर मैंने सलीम रज़ा का गाना सुनाया, कौन सा? ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। वाह। तो ये गाना उन्हें सुनाया। उन्होंने फिर मुझे अपने पास बुलाया तन्हाई में और उन्होंने मेरे अंदर तहरीक पैदा की कि बेटा अल्लाह ने तुम्हें टैलेंट दिए, इसको ज़ाया मत करो। वो नज़र शनास आदमी थे, वो समझ गए कि इसमें टैलेंट है कोई, अगर इसने मेहनत की तो रंग लाएगा। सो बहुत अरसा मेहनत लगा रहा। आज आपके सामने हूँ। 7 ज़बानें, 50,000 से ज़ायद आपने गाने गाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और इतनी सारी ऑडियो कैसेट्स आपने रिलीज़ की, जो शायद ही किसी के पास ऐसा रिकॉर्ड हो। इतनी सारी मेहनत कैसे कर दी? जब इश्क होता है तो मेहनत करता है आदमी। तो मुझे तो इश्क था इसी से, और मेरा कोई मशगला नहीं था और तालीम पे भी मैं तवज्जो नहीं दे सका इसी वजह से। तो सारा जो मेरी तवानाई थी वो इसी पे खर्च होती थी। फिर जाहिर है दिल चाहता था। जब कैसेट का दौर शुरू हुआ तो एक दिन में 4 एल्बम मैंने रिकॉर्ड किए। That was so insane. हाँ, बहुत मुश्किल जॉब है। अब तो एक गाने के लिए कई महीने लग जाते हैं लोगों के। हाँ जी। लेकिन हमने अपने दौर में एक दिन में 4 एल्बम, एक घंटे का एल्बम होता था। और उस वक्त ट्रैक सिस्टम तो था नहीं, डायरेक्ट होता था। एक गलती हुई फिर से खाम दोबारा से गाना पड़ता फिर दोबारा से शुरू कर। हाँ। वो उसके बावजूद काम करते थे।
तो आपने सबसे पहला गाना जो आपने रिकॉर्ड कराया ऑफिशियली वो कौन सा था? सबसे पहले 1973 में पीटीवी, उस वक्त ब्लैक एंड वाइट होता, कराची से एक प्रोग्राम चलता था नीलाम का, तारिक अजीज का। तारिक साहब। उस गाने में, उस प्रोग्राम में मुझे चांस मिला, तो मैंने क्यों डिता ईसा को रोल बेपरवाह ढोला, अच्छा। अजे ताई याद है नो वेले जदो वस्ते हासे कोल बेपरवाह ढोला, ये गाना गाया। तो अगर आप हमें सुना भी दे तो मेरे ख्याल से हमारा मज़ा दोबाला हो जाएगा। क्यों डिता ईसा को रोल बेपरवाह ढोला, क्यों डिता ईसा को रोल बेपरवाह ढोला, अजे ताई याद नियो वेले जद वसदे हसे कोल बेपरवाह ढोला, क्यों डिता ईसा को रोल बेपरवाह ढोला। वाह वाह। थैंक यू। और इसकी शायरी किससे किससे लिखा था ये कलाम? ये हमारे शहर के साथ एक गांव है कमर मुशा, जी जी जी। वहाँ से ये शायर थे अजहर न्याजी, अच्छा उन्होंने लिखा। अच्छा अच्छा। बहुत खूबसूरत इसके लिरिक्स थे। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत इसके लिरिक्स थे। तो आपने जो अली ज़फ़र के साथ बालो बतिया गाया, तो कैसा रहा था तजुर्बा? अली ज़फ़र बेटे की ख्वाहिश थी कि इसको मेरे थोड़ा सा साथ रिवैम्प गाना किया जाए। तो हालांकि ये ज़ुबान उसकी नहीं है, उसने थोड़ी बहुत गलतियां भी की हैं उसने, लेकिन अच्छा गाया उसने, अच्छा अरेंज किया, अरेंजमेंट सारी उसी की थी। सो उसने की, मैंने तो जाके वोकल कर दिया बस। तो सुनने वालों ने पसंद किया, उनकी मोहब्बत। तो आपको लगता है जैसे आजकल आपका भी दौर था, जिस तरह से उस टाइम में जिस तरह मेहनत की जाती थी, आपको लगता है कि आजकल का फनकार जो आर्टिस्ट है उतनी मेहनत करता है? नहीं, असल में इंसान की नेचर जो है, जो इंसान की जबिल्लत अल्लाह ने बनाई है, वो है कोशिश करना। अब वो तजस्सुस ख़त्म हो गया। यानी मैं टीवी पे बैठ जाने के लिए 12 साल मैं लगातार मेहनत करता रहा। तो ये तो हर बंदे ने चैनल जेब में डाला हुआ है, वो मेहनत नहीं रही। अब ट्रैक सिस्टम आ गया, इतनी आसानी है। वहाँ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक मसलन 30, 35, 40 आदमी होते थे एक गाने में, वायलन वाले, ढोलक वाले, क्लारनेट वाले, हारमोनियम वाले, फ्लूट वाले, तबले, ढोलक, पता नहीं क्या क्या होता था। तो उसमें से एक बंदा भी अगर गलती करता था तो वो दोबारा से शुरू होता। लेकिन अब तो एक लाइन कह दें आप, हफ्ते के बाद आए दूसरी लाइन कहें, हफ्ते के बाद आए तीसरी लाइन कहें, चीज़ें आसान हो गई, बहुत आसान हो। इसलिए मेहनत नहीं, रियाजत भी ख़त्म हो गई है शायद, क्योंकि आपके टाइम पे तो बहुत रियाजत करनी पड़ती होगी, हर चीज़ के लिए परफेक्ट होना पड़ता होगा। जी, बहुत रियाजत होती है। नाज़रीन, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप ईद स्पेशल। वेलकम बैक। ईद के इस पुरमुसरत मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं तौला ईसा खैलवी, और उनके साथ हमारी ईद मनाई जा रही है। अच्छा, आपने माशाल्लाह से आपके बेटे सावल भी इसी फील्ड में है, उनको खुद ही शौक था या आपने ही उनको इस तरफ राग़िब किया? नहीं, मैंने तो अपने जवानी, अपना बचपन देख के मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। जो मर्जी है मैं माहौल प्रोवाइड करूंगा, आगे जो आपने बनना है बने। अब वो अच्छा, अपने सावल सख्त बेसिकली आईटी में जॉब करता है। अच्छा। लेकिन गाने का बहुत शौक है उसे। हाँ। और मज़े की बात है कि हमारे शोबे में सुर और लय ये सीखने से नहीं आती, ये खुदअदा सलाहियत होती है, और वो मेरे सारे बच्चों में है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जीन्स ही हैं जो ट्रैवल कर रही है। ठीक।
तो वो उन्होंने अब क्या बकायदा ट्रेनिंग ली या बस उनका भी नेचुरली नहीं, टैलेंट था क्योंकि उन्होंने आपके साथ उसको गाना मैंने भी गाया? माहौल प्रोवाइड किया, उसने बाकायदा ट्रेनिंग ली, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा गाता है और उसका अपना स्टाइल है गाने का। तो अभी भी गाता है शौकिया तौर पे और कोई प्रोग्राम भी करता है वहाँ पे, म्यूज़िक के कोई एल्बम भी करता है। लेकिन बाकायदा एज ए सिंगर इस प्रोफेशन बाकायदा को अपनाने वो का कोई इरादा नहीं है? नहीं, ज़ाहिर आ जाएगा फिर इसमें। हाँ, हाँ, लेकिन अभी तो जॉब करता है। ठीक है। मोस्टली एक तासुर ये भी है कि जो सुपरस्टार्स होते हैं उनके बच्चे उस तरह के कामयाब नहीं हो सकते। ये आई डोंट नो ये इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि उनके बच्चे कामयाब हुए हैं। लेकिन माशाल्लाह आप इस मामले में बड़े खुशकिस्मत हैं। आप देखें सावल भी जिस फील्ड में गए हैं उन्होंने गाना भी गाया तो लोगों ने ज़राई दी और एक्सेप्ट किया। फिर आपकी बेटी लारेब, उन्होंने भी माशाल्लाह से विजुअल इफ़ेक्ट वो हैं करती हैं, आर्टिस्ट हैं, इन्होंने बड़ा नाम कमाया है और हॉलीवुड में उन्होंने जाके काम किया। तो कैसा लगता है? कुछ तो ट्रेनिंग की बात होती है माँ और बाप की, और कुछ उनकी अपनी भी मेहनत है और अल्लाह का करम है। उन्होंने जो काम शुरू किया उसमें नाम किया, अपना नाम बनाया और बहुत एप्रिसिएशन हुई उनकी, जो मेरे लिए बायस एजाज़ है, फ़ख्र की बात है। अल्लाह उन्हें मज़ीद तरक्कियाँ दें। आप जब लारेब ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी तो कैसी फीलिंग थी जब आपको पता चला था? मुझे तो अभी भी नहीं पता कि वो क्या करती है। वो तो मुझे फिल्म दिखा देती, ये मैंने किया, ये मैंने किया। हाँ, ये मैंने और फिल्म विजुअल के जो इफेक्ट्स टाइटल चलते हैं उसमें उसका नाम आ जाता है, लारेब बता। तो मुझे तो इतना बड़ा ही पता कमाल है। काम कर रही हैं वो। हाँ, बाकी तो मुझे नहीं पता वो क्या, उसको क्या कहते हैं, पता नहीं, कोई विजुअल समथिंग कुछ जी कहते जी, हैं। विजुअल इफेक्ट्स के लिए हाँ, वही। आर्टिस्ट है वो। तो आपकी तीसरी बेटी भी है फातिमा, वो क्या करती हैं? वो अभी तो पढ़ रही है, ओ लेवल करके वो भी जाएगी वहाँ। अच्छा। उन्होंने सारों ने ओ लेवल इधर से किया था, बाकी तालीम उधर से मुकम्मल की। ठीक। तो ये भी जाएगी, देखें, ये भी है तो आर्टिस्ट बस। और अगर ये पेंटर बहुत अच्छी है। अच्छा, और अगर ये आना चाहें गायकी की तरफ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, मुझे बेटियों के मामले में तो एतराज़ होगा, बेटों के मामले में एतराज़ आपको एतराज़ होगा? हाँ, जाहिर है। अच्छा। तुम्हें पता है हमारा कल्चर क्या है। हाँ, तुम भी तो उसी कल्चर से हो, बिल्कुल। तुमने हिम्मत कर ली है। हाँ, मैंने तो देखे ना, मेरे तो माँ बाप ने इस मामले में बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, देखें अगर उनका उसमें उनमें टैलेंट हुआ, उनमें शौक हुआ। तो कैसा ताल्लुक है आपका? स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी अपनी आपकी बेटियों के साथ एज ए फादर। मेरी सबसे दोस्ती है। अच्छा। हाँ, मैं उस तरह टिपिकल जो बाप होता है, हालांकि मेरी जो बीवियां हैं वो अगर मेरे बच्चों को झिड़की लगाएं तो मैं उनके साथ लड़ पड़ता हूँ कि नहीं, झिड़को मत, जो कहना है प्यार से को। सही, आप डांटते नहीं है ना। ठीक है। आपने लगा बड़े अच्छे इमरान खान के अच्छे दौर में पीटीआई के लिए गाना गाया था, बने गाना या पाकिस्तान, और वो सुपर हिट हो गया था। तो अभी कोई प्लान नहीं है कैदी नंबर 804 के लिए कोई गाना गाना, कोई जेल में अडियाला जेल के लिए, उनकी कैद के लिए कोई गाना गाना? नहीं, मेरा उनसे एक ताल्लुक बहुत पुराना, 40-45 साल का। तो मैं क्या कर सकता था, एक गुलकार था, एक गवैया था, सो मैंने उनके लिए गाना गाया, लोगों ने पसंद किया, उनकी मोहब्बत मेहरबानी है। अब की जो कैफियत है वो मैं नहीं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बाकी अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ज़िंदगी दे। कोई तराना नहीं बनाना पीटीआई के लिए? नहीं देखें हालात क्या बनते हैं। अच्छा, सही। अगर आप हमें साथ साथ गाने भी सुनाते रहेंगे तो वो ईद का ज़रा रौनक भी बहाल रहेगी। तो क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है ना, हमारे व्यूअर्स, आपके फैंस किसी ऐसे गुलकार के साथ ईद मनाती ना जो खुशी के गाने गाए। नहीं, कोई बात नहीं। आपके ये दुख भरे गाने भी लोग बहुत खुशी से सुनते हैं। खुशी के मौके पे मैं उनको उदास कर रहा हूँ। चले आप नाला फरमाइश पे गाना सुना दें, कमीज़ तेरी काली। आपने तो काली पहनी। हाँ जी इसीलिए फरमाइश की है। तो हो ही मियाँ वाली। हाँ जी मैंने क्या मियाँ वाली करना है आपको लेके? तो बस इसीलिए मैंने कहा सुनवा दे ज़रा।
कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली भावे वसे तू वलैत असा करनी नी रहत तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली नी चंबे दियां कलियां नी डंद तेरे कलियां जे तू हिक वारी हसे दिल आशिक दे खसे भूल जानियो घर दियां गलियां कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने माशाल्लाह से गायकी की, पूरी दुनिया में आपने अपने इस टैलेंट को लेके गए और आप लोगों ने सराहा भी, तो सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया परफॉर्म करके? पाकिस्तान। पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अलावा जहाँ बहुत भी पिज़ी जाते आई हैं मिलती हो? पाकिस्तानी ज़्यादा तो हाँ जी। 75% 70% तो पाकिस्तानी सुनते हैं और उनकी मोहब्बत, उनकी फीलिंग, उनके जो तरीक़ा वारदात होता है सुनने का, वो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान उनमें नज़र आता है कि पाकिस्तानी है। उसके अलावा जो लोग हैं, जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं और लोग जो उनमें भी होते हैं जो म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, वो भी आते हैं शो में। उनके सुनने का अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ होता है। अच्छा, हमारा तो वही है जो यहाँ होता है वहाँ भी है। बिल्कुल सही। सकाफ़त तो आपके पहनने में, ओढ़ने में भी नज़र आती है। ना सिर्फ ये, बल्कि अब मैं आपके घर आई हूँ तो यहाँ भी मुझे महसूस हुआ है आपने पूरा मियाँ वाली का, ईसा खेल का टच आपके घर में भी है, आपके इंटीरियर में भी है। वही पुरानी रवायात जैसा घर है आपका, पूरा बड़ा अच्छा आपने इंटीरियर इसका किया हुआ है। तो इसका इंटीरियर किसने किया है? इंटीरियर तो कमाल साहब हैं, उन्होंने किया, कुछ मैंने किया। ये जो जितनी टाइल है ये हैदराबाद से मंगवाई। अच्छा। वो मुझे गाइड करते कि इस तरह की चीज़ फ़लाँ जगह मिलेगी। सो मैं करता रहा। फिर ये लकड़ी जितनी लगी हुई है आप देख रहे हैं, ये सारी मैंने मियाँ पिपला से, कुंदियाँ से इकट्ठी की है। कुछ छांगा, इस कुछ घर के एक एक हिस्से में मियाँ वाली का रंग नजर आता है, मियाँ वाली की सकाफत नजर आती है। हाँ, मियाँ वाली मेरे माँ है, माँ धरती है। वहीं मैं पैदा हुआ, वहीं मेरी जवानी तक उधर ही रहा मैं, मैट्रिक तक। तो वो अभी भी मैं बहुत मिस करता हूँ उसको। भले न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं ईसा खेल ज़्यादा बेहतर फील। अपनी जगह अपनी है। तो लाला, आपने अपने नाम के साथ ईसा खेलवी ही क्यों लगाया, न्याजी क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए कि मेरे ख़ानदान ने एहतजाज किया था कि या तो गाना छोड़ दो या न्याजी लिखना छोड़ दो। मैंने कहा न्याजी नहीं लिखूंगा, गाना नहीं छोड़ सकता। गाना नहीं छोड़ सकता, न्याजी लिखना छोड़ दो। हाँ, वो सो इसलिए मैं ईसा खेल से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो साथ ईसा खेल भी लगा लिया। इस बहाने मेरा गांव, मेरा शहर, वो भी पूरी दुनिया में उतारे। लोगों को पता चला कि वहाँ पे कोई ईसा खेल भी है। ईसा खेल भी है। आपने एक इंटरव्यू में बोला कि आपको, आपके जो मदाह थे, आपके फ़ैन थे, वो आपको बड़े खतूत लिखते थे और आपने फिर क्लेम भी किया था, मैं एक इंटरव्यू आपका सुन रही थी, उसमें आपने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़त आते थे। उसकी रीज़न ये थी कि आप सारे खतूत के खुद जवाब देते थे। मैं कोशिश करता था कि सारे खतूत का जवाब दूँ। अच्छा। वो थोड़े लेट हो जाते थे, लेकिन वो बड़ी टफ जॉब थी क्योंकि सैकड़ों की तादाद, और ख़ास तौर पे ईद के मौका पर, तो ईद कार्डों का जो हज़ारों की उसमें, तो उसमें चूँकि 2-3 दिन में या एक हफ्ते में ही जवाब देना पड़ता था, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो आपके मदाहों में ज़्यादा फीमेल्स होती होंगी? क्या होता? ज़्यादा औरतें होती होंगी, फीमेल्स होती होंगी। बस औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, माशाल्लाह, मेरी खुशकिस्मत है। नाज़रीन, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंडअप ईद स्पेशल। वेलकम बैक टू ईद स्पेशल। अक्सर ये होता है कि कामयाब लोगों की जो ज़ाती ज़िंदगी है ना, वो थोड़ी सी उस तरह की कामयाब नहीं होती। अगर आप देखें, आपके घर में मिसाल ले लूँ तो आपने भी 3-4 शादियाँ की, कामयाब ना हो सकी, उसकी क्या वजह है?
उसकी वजह यह है कि बुनियाद गलत हो जाए तो फिर आगे इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। मैं बेसिक चूँकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, और आपने सारी शादी अपनी मर्जी से की? तो फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए, तो वो फिर कामयाब नहीं रहता। लेकिन ये लास्ट जो मेरी है, इसमें मेरी चुनाव में मेरी माँ का अमल दखल। अच्छा। तो सो वो बहुत अच्छी जा रही है। तो आप अगर आपको अपनी ज़िंदगी पे सवाने-ए-याद लिखना पड़े, ऑटोबायोग्राफी लिखनी पड़े, तो आप? वो मेरे बहुत सारे दोस्त इसरार करते हैं कि मैं आप लिखें, क्योंकि बहुत कहानियाँ हैं मेरी इस ज़िंदगी के साथ। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, तो इसलिए मैं लिखूँगा ज़रूर। अच्छा। लेकिन मेरे मरने के बाद वो किताब छपेगी। अच्छा, मतलब आपके पाइपलाइन में है। तो आप क्या नाम, टाइटल क्या देंगे उसको? सीन से शीन तक। सीन से शीन तक, इसके पीछे क्या रीज़न है? ये फिर पता चलेगा। ये उस समय अच्छा, फिर भी कोई अभी से हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके फैंस के लिए अभी देखना सीन से भी तो शीन तक, उन्हें, वेरी इंटरेस्टिंग। देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवा इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। मेरे ऐसी बातें करने से किसी की लाइफ डिस्टर्ब हो, मैं नहीं चाहता। और कोई ऐसा इनकाउंटर लाला किसी ऐसे फैन के साथ जो आज तक याद रह गया हो? क्या? कि किसी ऐसे के साथ कोई सामना हुआ हो, मुलाकात हुई हो किसी ऐसे फैन के साथ, जो ऐसी मुलाकात जो आज तक याद रही हो? एक ही मुलाकात याद थी, है और रहेगी बस। वो किसके साथ? बस वो एक हादसाती मुलाकात थी, हो गई। अच्छा, ठीक, वो आज तक आपको याद है? जी। सही, ये नहीं बताएंगे कौन है और क्या नहीं। कोई फायदा नहीं। ठीक हो गया। सारा मौका भी है और दस्तूर भी है, तो ईद के मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक और फरमाइश करना चाहूँगी, अगर आप हमें सुनाए बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने जो जख्म खाया है दिल पर वो दिखाने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं मैंने खत लिख के उनको बुलाया, आपके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। मैंने खत लिख के उनको बुलाया, आपके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे कोई ऐसा फनकार, अदाकार जिसका गाना आप गाया हो किसी ने और हमने कहा हो काश ये मैंने गाया होता, कोई ऐसा कलाम किसी और का? बेसिकली तो मैं मुकेश का खुद को शागिर्द समझता हूँ। अच्छा। शायद आपने सुना हो, बड़े सगीर का बहुत बड़ा गायक था वो। तो उनके गाने गा के मैं सिंगर बना। मुकेश साहब थे, किशोर कुमार थे, फिर अपने मुल्क के इनायत हुसैन भट्टी साहब थे, शौकत अली भाई थे, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। ये वो लोग हैं जो मेरे जिनके कदमों में बैठ के मैंने ये गाना सीखा। वरना गाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे अभी तक नहीं आता, बस गुजारा चल जाता है। और बड़ा अच्छा चल जाता है कि आज आप एक लिविंग लेजेंड हैं, आपने रिकॉर्ड्स बना लिए हैं, आपने गायकी तो की है, साथ में आपने अदाकारी भी की है, आपने फिल्म्स भी की हैं।
ये शौक कहाँ से वो आया? तुम्हें पता कि हम रवादार लोग हैं, मेहमानदार लोग हैं मियाँ वाली के, तो यारी दोस्ती निभाने में मैं फंस गया। अच्छा। एक दोस्त था मेरा, फिर तो सुल्तान राही साहब मुल्लागरी के रहमत करे, जी। उन्होंने मेरे कान मरोड़े कि तुम इसके साथ एक गाना करो। अच्छा। फिर मैंने गाना किया कमीज़ तेरी काली, फिर उसके बाद उसने ख्वाहिश जाहिर की फिल्म कर दो, अच्छा, फिर 2 फिल्में हो गई। तो आप ऐसे हीरो आए थे? पता नहीं उसमें मैंने देखा नहीं हीरो था या विलन था, मैंने नहीं देखा। लेकिन वो कहते थे कि आप एक पेयर था उसमें आरिफ का और मेरा, अच्छा। हमने दोनों ने काम किया, मेन जो रोल थे हम दोनों ने किए। बहरहाल सो वक्त तो कैसा रहा था तजुर्बा आपका? बेवकूफ़ खाना, अच्छा। क्योंकि वो फुल टाइम जॉब है, वो ये मैं नहीं छोड़ सकता था। या तो फुल टाइम उधर चला जाता, ये इसको छोड़ देते, दोनों काम नहीं हो सकते। और अगर तरह ये बताएं, मुझे ज़िंदगी का कोई ऐसा मौका जो आपको लगा हो कि ये इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे वो टाइम या वो लम्हा नहीं हो सकता? वो मेरी मैं छोटा था उस वक्त, इस फील्ड में नहीं आया था, मेरी बहन फौत हो गई, छोटी थी मैं। अच्छा। वो बहुत तकलीफ़ दे, फिर माँ हजूर अम्मा हजूर फौत हुई, अबू हजूर फौत हुई, ये वो तकलीफ़ दे लम्हे हैं जो नहीं बुला सकते। और सबसे पुरमसरत मौका कौन सा था आपकी ज़िंदगी में, जिसको अभी भी याद करते हैं तो इसी तरह मुस्कुराहट आ जाती है? मुसरत इसी बात से होती है कि जब सुनने वाले इस चाहत मोहब्बत और प्यार से, मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई वार्ड नहीं है कि मैं जहाँ आज भी 52 साल हो गए मुझे स्टेज करते हुए, और आज भी एक यूके में अभी पिछले साल पिछले शो पे गया था, तो एक बुजुर्ग आके मिला, उसके साथ 2-3 और लोग थे। उसने कहा मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। कहने कहा मेरी शादी पे आप आए थे। अच्छा। ये मेरा बेटा है बड़ा, उसकी शादी पे आप आए थे, अब ये मेरा पोता है आपको सुनने की तैयारी कर रहा है। माशाल्लाह से। हाँ। और आपकी आवाज़ में उसी तरह की ताजगी है। कोई वैसे खास आप अपने गले के लिए, अपनी रियाजत के लिए कोई खास? मैं कोई तकल्लुफ़ नहीं करता, कोई चीज़, कोई परहेज करते हो? मैं सादा खाने सा, पीने का, हर चीज़ का? मैं सादा सा देहाती आदमी हूँ, जो मिल जाता है उसी को गनीमत समझ लेता हूँ। लाला, आप अभी हमें क्या सुनाने वाले हैं? चन्ने नाल चाननी तारे नाल लो माया, तू फुल मोतिये दा मैं तेरी खुशबू माया। चन्ने नाल चाननी तारे नाल लो माया, तू फुल मोतिये दा मैं तेरी खुशबू माया। मैं अजल तो उठ उठ राती हो दुआवां मंगिया, ताकि थाइयों सजन प्यारा अज तेरे नल मंगिया है, अज तेरे नल मंगिया। चन्ने नाल चाननी तारे नाल लो माया, तू फुल मोतिये दा मैं तेरी खुशबू माया।